हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का भौतिक विज्ञान के इस छोटे से अमेजिंग से सुंदर से इंफॉर्मेटिव सेशन में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, छुट्टियों का लुत्फ उठा रहे हैं आप और घर पे हैं या जहाँ भी हैं आप पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हम थोड़ा सा मेहनत भी कर रहे हैं आपके लिए। तो अब आज बारी है इसी सेशन में जो हम 90% प्लस टारगेट लेकर चल रहे हैं, बोर्ड स्पेशल क्लास चल रही है 2024 को टारगेट कर रहे हैं। उसमें हम चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए हैं, चैप्टर नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं, जो कि चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। माफ करना, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में हम जानेंगे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या पढ़ना है और कहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, कितना हटा है। तो न्यू सिलेबस के अनुसार मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर से क्या पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में और क्या नहीं पूछा जाएगा, यह भी जरूरी है। ठीक है, तो कितना पढ़ना है, कहां मेहनत करनी है, क्योंकि बचा हुआ जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है और उस बचे हुए टाइम का बढ़िया सा उपयोग करना है, सदुपयोग करना है। तो कैसे कर सकते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम विद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर बता दें आपको, जो बच्चे है ना नहीं जान पा रहे हैं तो मैं बता दूं। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये चैप्टर है आपका। इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अगर बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंगे काफ़ी एक आसान सा चैप्टर है। ये जो चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंग वाला, ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। ये आप समझिए कि इस चैप्टर से जो 4 नंबर का टॉपिक आने वाला है वो फ्री में आपको दिया जा रहा है। बस थोड़ा सा अगर आप मेहनत करते हैं, हल्की सी मेहनत की जरूरत है, बस बहुत ज़्यादा नहीं। आप वन शॉट रिवीजन भी इस चैप्टर का देख लेंगे ना, तब भी आप अच्छा स्कोर कर लेंगे इस चैप्टर का। ये एक ऐसा अकेला चैप्टर जिसका वन शॉट रिवीजन भी आप देख करके समझ सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं आएगी अगर आपने डिटेल में इस चैप्टर को पूरे साल में नहीं पढ़ा है। तो क्या पढ़ना है फटाफट से देख लीजिए। और ये जो वीडियो में छोटी छोटी बना रहे हैं उनका उद्देश्य ये है कि जो बच्चे पूरे साल ठीक से पढ़ाई नहीं किए हैं, अब उतना पढ़ने का टाइम नहीं है, तो टॉपिक वाइज कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, टॉपिक वाइज क्या इंपॉर्टेंट है वहाँ पर मेहनत करें, उस टॉपिक पर मेहनत करें जो एग्जाम में जिसके आने के चांसेस थे, या आपके भाषा में बोले तो जो जिसके फंसने के चांस है ना, कि एग्जाम में फंसेगा कि नहीं फंसेगा। आइए देखते हैं कहाँ फंसेगा। तो पहले देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों में। विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा वो कारण है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं, तो इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, और परिभाषाएं हैं इसमें लेकिन ज़्यादा नहीं, तो परिभाषा ही इसकी इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना, इसी की परिभाषा। दूसरा जो टॉपिक है इसके गुणधर्म है, गुणधर्म है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म, और कोई 5 गुणधर्म याद रखना, कोई 5 मिनिमम याद रखना। मिनिमम मैं बोल रहा हूं, वैसे आप 6 अगर याद करेंगे या 6 की तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 4 तो कम से कम पूछा ही जाता है, तो मिनिमम 5 याद करके रखेंगे आप। ठीक है, और तीसरा विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा हो गई, गुणधर्म हो गया, और उत्पन्न कैसे होता है उसका कारण जरूर पढ़ना। इतिहास में इतना ज़्यादा नहीं जाना है आपको, लेकिन कारण क्या है, किस प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन होता है, हाँ ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब आगे चलेंगे इस चैप्टर में। अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले पेज पे ले चलता हूं आपको। तो तीसरा टॉपिक, क्योंकि चैप्टर इतना बड़ा नहीं, बहुत सारी चीजें से काट के निकाल दी गई, तो बचा नहीं। विस्थापन धारा वगैरह हटा दिया, मैक्सवेल के समीकरण हटा दिए, बचा बहुत कम है। ठीक है, एम्पियर के नियम में मैक्सवेल का जो संशोधन था वो सब हटा है। तो सिलेबस में जो है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम बोल दीजिए। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम की यहां बात की जा रही है, जिसमें आप जानते हैं तरंगे जो होती हैं, है ना, बहुत सारी तरंगे हैं। अब जो तरंगे हैं, एक तो स्पेक्ट्रम हो गया, स्पेक्ट्रम में ही आपको सारी चीजें हैं। स्पेक्ट्रम के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं, और इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि क्रम क्या है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। क्रम लिखिए, घटते क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में लिखिए, तरंग दैर्ध्य के या आवृत्ति के बढ़ते क्रम में या तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में, इस प्रकार से कुछ बोला जा सकता है। तो उसके लिए रेडी रहेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना कि क्या है, और थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। पूरा रटना नहीं है, बट थोड़ा सा देखने की जरूरत है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पर टॉपिक, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो है यहाँ पर विभिन्न विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं उनको मैं लिख रहा हूं और बताऊंगा उनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के अपने अलग अलग तरंगों के गुणधर्म पूछे जाते हैं, या उत्पादन
मतलब उनके यूज़ पूछे जाते हैं, या और यूज़ के साथ साथ एक चीज़ और, उत्पादन का कारण, ठीक है, कैसे उत्पन्न होते हैं और उसका यूज़ क्या है, इस्तेमाल क्या है, ठीक है। तो दो चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैं अगर लिखूं तो पहला है रेडियो तरंग, तरंग बोलिए, विकिरण बोलिए, ठीक है। फिर आ जाता है बेटा, ये पहला है, ठीक है, पहली होगी। दूसरी जो तरंग है वो है सूक्ष्म तरंग, तीसरी जो तरंग हो जाती है बेटा रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, फिर अवरक्त तरंग है या विकिरण भी बोल सकते हैं आप, तीसरी हो गई। चौथा हो गया बेटा दृश्य प्रकाश, चौथा। पांचवा हो गया परावैगनी, परावैगनी विकिरण, जो कि पांचवी होगी। छठवीं की बात करें तो छठवां है बेटा, यहां लिख लो 6 नंबर। छठवीं की बात करें तो छठवां है बेटा एक्सरे, एक्स तरंग जिसको आप बोलते हैं। और सातवें की बात करें तो सातवां है गामा रे, ठीक है, गामा तरंग। अब इन सभी में जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके पूछने के ज्यादा चांसेस हैं, वो है एक्सरे, सबसे ज्यादा सूक्ष्म तरंग पूछी जाती है, अवरक्त तरंग पूछी जाती है, परावैगनी तरंग पूछी जाती है, जिनके बारे में पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है ये भी बताऊंगा, एक्सरे तरंग का पूछा जाता है और गामा तरंग का पूछा जाता है ज्यादातर। तो स्टार्टिंग की ये रेडियो तरंग और दृश्य प्रकाश में इतना ज्यादा नहीं जाते, लेकिन ये 5 तरंगों को आपको ज्यादातर मैं कहूंगा कि ज्यादा थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़ना है। दो चीजें पढ़नी है, सबसे ज्यादा इनका पढ़ना है उपयोग, ठीक है, इन सब का उपयोग पढ़ना है कि ये इनका उपयोग क्या है और उत्पादन कैसे करते हैं, उत्पादन का कारण, उत्पादन, ठीक है, विधि, ऐसा समझिए, कहां पर ये उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है। तो 2 पॉइंट है जिसके बारे में आपको पढ़ना है, इन सभी के बारे में, ठीक है। इन सभी के बारे में आपको 2 चीजों पर बहुत ध्यान रखना है कि ये जो तरंगे, जैसे सूक्ष्म तरंग का उत्पादन कैसे होता है और इससे उपयोग कहां पर यूज किया जाता है, तो ये चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है। कहां कहां पर इस्तेमाल होता है, कौन कौन फील्ड में, गामा तरंग कैसी है, एक्सरे कैसे है, ओजोन परत किस प्रकार से परावैगनी विकिरण को रोकती है, तो ओजोन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना, ओजोन परत के बारे में वो भी है आपके एग्जाम में। तो इतना ही है, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है। बस मैंने जैसे कि आपको कहा छोटी सी चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना है। जो मुख्य रूप है, मुख्य चीज़ है वो यहाँ है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक की बात करूँ तो वो टॉपिक ये है, तो ये टॉपिक हो गया सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट के बाद ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके बाद, और यही मानिए, यकीन मानिए, यही 2 टॉपिक ही हैं इस चैप्टर में, गुणधर्म ही है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के सम्मिलित रूप से गुणधर्म या फिर इंडिविजुअल गुणधर्म कौन से हैं, बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा, देख करके समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और ज़्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है कि मैक्सवेल के बारे में पढ़ें, एम्पियर का परपथीय नियम पढ़ें और विस्थापन धारा पढ़ें, वो सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी अपना सिलेबस एक बार चेक कर लेना पढ़ने के साथ साथ, ठीक है। चलिए, जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं। लेकिन उसके पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है गूगल फॉर्म का, उसको जरूर भर देना, और लिंक पर क्लिक करते ही गूगल फॉर्म खुल जाएगा, उसको भर देना, ताकि आपके लिए हम आने वाले दिनों में एग्ज़ाम के लिए आपके लिए अच्छी वीडियोस बना पाएँ, अच्छी क्लासेस लगा पाएँ, जो आपके लिए लाभकारी हों, आपके लिए यूज़फुल हों, ठीक है। तो भूलना मत, कर देना, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक वाइक तो करते रहेंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।